अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इसी ब्रीफ करस्पॉन्डेंस के लिहाज से। इसमें है फॉर्मेटिंग मेमो। अब हमने देखना है कि मेमो कैसे लिखी जाएगी। पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ उसको प्लान करने का चारों को बताया है। इसमें हम सिर्फ फॉर्मेटिंग देखेंगे कि कैसे आपने मेमो को फॉर्मेट करना है। तो पहले नंबर पे हम ये समझेंगे कि फॉर्मेटिंग क्यों ज़रूरी है। तो अगर आप सेकंड स्लाइड को देखें, द फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल्स, मेमोज एंड लेटर्स हेल्प्स रीडर्स रिकग्नाइज द टाइप ऑफ करस्पॉन्डेंस दे आर व्यूइंग। पहले तो जब आप जिस फॉर्मेट में आप मैसेज सेंड कर रहे हैं तो ऑडियंस फॉर यू उसको रिकग्नाइज कर लेती है कि ये टेक्स्ट मैसेज है, ईमेल आई है, या मेमो लिखा गया या लेटर लिखा गया है। सो स्पेसिफिक एलिमेंट्स आर यूनिक टू ईच स्टाइल। अब कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं हर स्टाइल के, टेक्स्ट मैसेज को लिखने में, ईमेल लिखने में, मेमो और लेटर लिखने में। तो क्योंकि हमारी बिज़नेस वर्ल्ड में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं टेक्निकल राइटिंग में। तो मेमो का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि मेमो जो है किस तरह से स्ट्रक्चर की जाती है। तो पहले हम ये समझ लें कि मेमो हम कहते हैं, ये लफ्ज़ है मेमोरेंडम से। मेमोरेंडम है कि जो भी आपने कोई चीज़ तहरीर की है उसको याददाश्त के तौर पर रखना। तो मेमोज जो हैं ये इसलिए लिखी जाती हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो कम्युनिकेशन हुई है उसका रिकॉर्ड मौजूद हो। अच्छा जी, अब इसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड मेमोज आर डिवाइडेड इनटू 5 मेन सेगमेंट्स टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन एंड टू हेल्प अचीव द राइटर्स पर्पस। 5 इसके हिस्से हैं, लेकिन इसके 2 जो हैं वो ऑप्शनल भी होते हैं। अब नीचे अगर आप देखें तो पहला हेडिंग है, सेकंड ओपनिंग है, थर्ड डिस्कशन है, फोर्थ क्लोजिंग है और लास्ट वन जो है वो सिग्नेचर है। तो जो ऑप्शनल चीज़ें हैं वो नेसेसरी अटैचमेंट्स, जो फाइल्स वगैरह आपने अटैच करनी है, या डिस्ट्रीब्यूशन के कितने लोगों को आपने सेंड करना है। अच्छा जी, अब हम इसको देखेंगे कि सबसे पहले जो इसके अंदर है वो हेडिंग है। इस लेक्चर में हम सिर्फ हेडिंग को डिस्कस करेंगे कि हेडिंग कैसे लिखते हैं मेमो की। अ ड्राफ्ट ऑफ अ मेमो बिगिंस विद द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ हेडिंग्स फॉलोड बाय द बॉडी और मैसेज। आपने बॉडी या मैसेज कन्वे करने से लिखने से पहले हेडिंग पहले आपने देखनी है। हेडिंग में ये 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले नेम ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एड्रेस, प्रिंटेड लेटर हेड। आप देखेंगे किसी भी कंपनी का तो उसके ऊपर लेटर हेड प्रिंटेड होता है, ठीक है। उसके बाद आप डेट लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद टू कि जिसको लिख रहे हैं, फिर उसके बाद फॉर्म कौन लिख रहा है, और सब्जेक्ट के किस टॉपिक पे वो लिखी जा रही है। अब इन्हीं एलिमेंट्स को हम देखते हैं कि आगे कैसे हैं। पहले नंबर पर डेट लाइन आपने कैसे लिखनी है। डेट लिखने के 2 स्टाइल हैं, एक इंटरनेशनल है और एक ट्रेडिशनल है। इंटरनेशनल स्टाइल जो है उसके अंदर आप डेट लिखते हैं, फिर मंथ और फिर ईयर लिखते हैं। और जो ट्रेडिशनल स्टाइल है उसमें आप पहले मंथ, फिर डेट, फिर कॉमा और फिर उसके बाद ईयर लिखते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएँ टू लाइन। टू लाइन से मुराद ये है कि जो आप स्लाइड अगर देखें ये हेडिंग वाली, तो उसके अंदर जो 4th नंबर स्लाइड है उसके अंदर जहाँ पे डेट लिखी है उसके आगे डेट लिखेंगे, जो इन 2 स्टाइल में से एक है। और इसके बाद जो टू लाइन जो है, टू के अंदर हमने क्या करना है अब देखें। व्हेन यू इन द टू सेक्शन यू नेम योर ऑडियंस। आप जिसको मेल लिख रहे हैं, मेमो लिख रहे हैं, उसका आपने मेंशन करना है इसके अंदर नेम। यू मे नेम वन पर्सन, एक आदमी भी हो सकता है सच एज मोहम्मद इब्राहिम। आर यू मे नेम अ ग्रुप, आप किसी पूरे ग्रुप का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट्स कमेटी है अभी बैंक लिमिटेड, पूरे ग्रुप के लिए आप लिख सकते हैं। सो व्हेन यू आर सेंडिंग अ मेमो टू मोर देन वन पर्सन, की ऑल नेम्स इन वन लाइन, कनेक्टिंग them with commas are key the names in a list। अब 2 तरह से आप टू लाइन के अंदर नेम्स लिखते हैं। एक तो आप सिंपल लिखें, पहला नेम लिखा, कॉमा लगाया, फिर दूसरा लिखा, फिर तीसरा लिखा। एक तो ये है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें। या फिर इसको करेंगे, अगर ज़्यादा लोग हैं तो हायरार्किकल ऑर्डर में लिखेंगे। हायरार्किकल ऑर्डर से मुराद कि सबसे पहले सीनियर, फिर उसके बाद जो जूनियर, फिर उसके बाद जो जूनियर है, एक चेन ऑफ कमांड के ज़रिए, ठीक है। उस तरह से उनके भी नाम लिखने हैं आपने। और अगर सेम लेवल के हैं तो फिर अल्फ़ाबेटिकली आप नाम लिखते हैं, ABC को कंसिडर करते हुए। अच्छा जी, अगर आप 8 स्लाइड पे देखें तो टू लाइन के अंदर आप ये देखें, आपका कंप्लीट हो जाएगा कि व्हेन यू आर सेंडिंग ए मेमो टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल यूज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। मसलन 2 के अंदर फिर आपने पूरी उसकी आप कह लें कि कंपनी का नेम लिख देना, जैसे IT सुपरवाइजर्स है। तो जिन जिन पर्सनस को आप स्पेसिफिक कर रहे हैं, सबसे एंड पे डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट होती है, वो आगे हम बढ़ेंगे मेमो के। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में फिर उनके नेम लिख देने हैं जिनको आप भेजना चाहते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है फ्रॉम लाइन।
जो फ्रॉम लाइन है कि जो हेडिंग के अंदर आपने टू के बाद डेट लिखी पहले, फिर टू जिसको लिखा है, इसके बाद फ्रॉम के कौन लिख रहा है, ठीक है जी। इसमें लिस्ट द नेम और नेम्स ऑफ द सेंडर ऑफ द मैसेज, इसमें नेम लिखेंगे या जो मैसेज का सेंडर है उसका लिखेंगे, ठीक है जी। इफ़ यू आर द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैसेज योर नेम अपीयर्स, ठीक है। इफ़ द मेमो कम्स फ्रॉम अ ग्रुप और द ग्रुप आर यूनिट नेम इज़ लिस्टेड सच एज, जैसे ये मेंशन किया यहाँ पे फ्रॉम यूनाइटेड यूनिवर्सिटीज़ लिमिटेड, तो ये फ्रॉम लाइन के अंदर आपने लिखना है। अच्छा जी, अगर नेम लिखना है अकेला तो वहाँ पे नेम पर्सन का लिख दें या डेजिग्नेशन लिख सकते हैं साथ उसका, कि CEO की तरफ से है या फ्रॉम मैनेजर की तरफ से है। अच्छा जी, इसके बाद जो लास्ट वन इसका इंपॉर्टेंट है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखते हुए आपने ये चीज़ें इनमें रखनी है। इन मोस्ट मेमोज द सब्जेक्ट लाइन लॉजिकली अपीयर्स एज द लास्ट ऑफ द हेडिंग्स। हेडिंग जो पूरा हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो हेडिंग के एंड पे लिखा होगा। अगर 4 नंबर स्लाइड में देखें तो 4 नंबर पे, चौथे नंबर पे जो है वो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है? इट अनाउंसेस द पॉइंट ऑफ द मेमो इमीडिएटली बिफोर यू डेवलप दैट पॉइंट। उसके अंदर आपने वो पॉइंट लिखना है, ठीक है। वो फ्रेज़ लिखनी है आपने जिसके ज़रिए आप बताना चाहते हैं। इसकी जगह आप अक्सर देखेंगे मेमोज़ में रेफरेंस का लफ्ज़ लिखा होता है सब्जेक्ट की जगह, या रिगार्डिंग लिखा होता है, या सिंपल RE लिखा होता है। ये लैटिन वर्ड है रेज, उससे है जिसका मतलब थिंग या मैटर, सब्जेक्ट ही इसका मतलब ये है, ठीक है जी। मतलब आप कह लें कि इसको सब्जेक्ट के वर्ड के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, इसके बाद है 3 चीज़ें आपने सब्जेक्ट लिखते हुए देखनी है। प्रिडिक्ट, द सब्जेक्ट लाइन शुड अलाउ रीडर्स टू प्रिडिक्ट व्हाट द मेमो विल से। सब्जेक्ट को पढ़ के जो रीडर है उसको फौरी समझ आ जाए कि ये किसके बारे में लिखी गई है मेमो। बी एज स्पेसिफिक एज यू कैन व्हेन कंपोजिंग द सब्जेक्ट लाइन। जब सब्जेक्ट लाइन लिख रहे हैं तो स्पेसिफिक, जैसे हमने पहले में प्लान करते हुए पढ़ा था, ठीक है जी। तो सब्जेक्ट लाइन जो है वो एक फ्रेज़ होनी चाहिए, सेंटेंस कंप्लीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2 एग्जांपल्स दिए हैं कि मिनट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मीटिंग, कि मीटिंग के लिए आपने कॉल की मेमो। सब्जेक्ट नीचे लिखा इंसिडेंट इन कंप्यूटर लैब ऑन May 4, जो May 4 को कंप्यूटर लैब में इंसिडेंट हुआ उसके बारे में मेमो लिख रहे हैं। तो अब इस सब्जेक्ट को पढ़ के रीडर प्रिडिक्ट कर लेगा, पहले से समझ लेगा कि किस बारे में लिखी जा रही है। इसके बाद जो है वो है डिस्टिंग्विश, फ़र्क हो, ठीक है। जैसे ये 2 नीचे मेमोज लिखे हुए हैं कि एक में लिखा है मेन्यू चेंजेस, मतलब ये रेस्टोरेंट में आप काम कर रहे हैं तो आप हर महीने मेन्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर तो आप सब्जेक्ट में लिख देंगे मेन्यू चेंजेस, हर महीने मेन्यू चेंजेस ही लिख दें, तो वो डिफरेंस नहीं समझ आएगी। वो जो पढ़ने वाला होगा, जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो समझेंगे मेन्यू चेंजेस अब क्या है, हर दफ़ा यही लिखा होता है। तो आपने स्पेसिफिक मेन्यू चेंज क्या हुआ है उस मंथ वो मेंशन करना है। तो जैसे नीचे वाली लाइन में लिखा है इटालियन आइटम्स एडेड टू मेन्यू फॉर जून, कि जून के लिए इटालियन आइटम्स एडेड होगी। या मतलब अगर आप कहते हैं कि मई के लिए चाइनीज़ आइटम्स उन्होंने ऐड कर लिए हैं रेस्टोरेंट में, तो वो स्पेसिफिक आपने सब्जेक्ट लाइन लिखनी है। अगर डिस्टिंग्विश करना है, आपने फ़र्क रखना है, ये ना हो कि वो जर्नली आप लिख दें। इसके बाद तीसरा जो आपने देंगे फोकस, द सब्जेक्ट लाइन आल्सो एड्स द राइटर। राइटर को भी इसका फ़ायदा होता है। राइटिंग ए सब्जेक्ट लाइन फोर्सेस द राइटर टू फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया। राइटर भी फिर उसके ज़रिए अपने आप को फोकस्ड रखता है। तो अब अगर आप लास्ट स्लाइड देखें तो इसके अंदर ये ऊपर जो है वो लगा हुआ है उसका UIL यूनाइटेड यूनिवर्सिटीज़ लिमिटेड, ये जो कश्मीर वाले हैं उनका ये मोनोग्राम है, ये लेटर हेड कह लें उनका। नीचे एक डेट लिखी हुई है, फिर 2 जिनको लिखा है उन्होंने, फिर फॉर्म, और उसके बाद जो मीटिंग के लिए कॉल किया गया। तो ये हमने हेडिंग इसके अंदर अंडरस्टैंड किया, होपफुली आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।